हेलो विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको ज्ञात है और आपको सूचना भी कर दी गई थी कि आपकी कक्षा 9th के जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं अपन कक्षा 10th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। आपके 9th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम कक्षा 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी डेली 2 क्लासेज रहेगी। एक मॉर्निंग टाइम में वीडियो रहेगा, एक इवनिंग टाइम में वीडियो रहेगा। जो मॉर्निंग टाइम का वीडियो है वो सुबह 5 बजे आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा और जो इवनिंग टाइम का वीडियो शाम को 8 बजे आपके चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो एक तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो जो है वो बीच में मिस मत करना, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसी नाम से है जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है, और आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है प्रायिकता नाम है। चैप्टर का नाम आपका प्रायिकता है, 15 नंबर का चैप्टर, यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, चैप्टर नंबर जो 15 है प्रायिकता नाम से है। और हम इस चैप्टर को इसलिए ले रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो शुरुआत है वो इजी वे से हो। शुरुआत जो है वो इजी वे से होगी तो आपको समझने में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है ना। तो प्रायिकता जो शब्द है वो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी, उसका इंग्लिश में नाम होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है और शॉर्ट में इसको पी से लिखा जाता है। शॉर्ट में किससे लिखा जाता है? पी से लिखा जाता है। अब यहाँ पे दिमाग में एक चीज आती है कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता होता क्या है? प्रायिकता एक ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस में यूज करते हो। ठीक है ना। जैसे कोई घटना घटित हो रही है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके बारे में हम दिन में क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं, यानी आइडियाज लगाते हैं ना। कि जैसे सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूं, आज जैसे गणित वाले सर आएंगे कि नहीं आएंगे, स्कूल में चर्चा चलती है कि आज गणित वाले सर आएंगे कि नहीं आएंगे, या कोई भी सब्जेक्ट का जैसे टेस्ट होता है तो उस टीचर की चर्चा रहती है कि आज वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब उनके आने के कितने चांसेज हैं, उनके आने के क्या चांसेज हैं, उनके न आने के क्या चांसेज है, वही क्या है? प्रायिकता है। आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी। अब बारिश आने की और ना आने की वहां कुछ अलग अलग संभावनाएं हैं, तो वही संभावनाएं जो हैं वही क्या है? प्रायिकता है। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, अगर हम सिंपल सी भाषा में इस प्रकार से बात करें तो डायरेक्ट यही चीज होती है कि किसी भी बात का हम अगर तुक्का लगाते हैं, किसी भी बात का हम क्या करते हैं? तुक्का लगाते हैं, और हमारा वो तुक्का कितना सटीक बैठता है, वो तुक्का हमारा कितना सटीक बैठता है, यही चीज प्रायिकता की होती है। यानी जो अपन के द्वारा लगाया गया तुक्का है, यानी जो अपन ने तुक्का लगाया है वो कितना सटीक बैठ रहा है, यही प्रायिकता रहती है। ठीक है। अब तुक्का किस प्रकार से? सबसे पहले एक प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता का जो क्वेश्चन होता है वो जब हल करते हैं तो उससे पहले हमें सूत्र लिखना होता है। प्रायिकता बराबर लिखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ध्यान रखना, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आप परिणाम शब्द की जगह स्थिति शब्द भी काम में ले सकते हो। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। परिणाम और स्थिति शब्द की बजाय आप यहाँ पे घटना शब्द भी काम में ले सकते हो। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। ठीक है ना। आपको जो शब्द अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद या तो हो गया आपका फॉर्मूला, याद रखना, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन हल करोगे प्रायिकता का तो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता रहेगी। फॉर्मूला कंप्लीट करने के बाद कोई भी संभव घटना है, ठीक है ना। घटनाएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो संभव घटना और एक असंभव घटना। अब आपको पता है कि कोई घटना है उसका घटित होना संभव है, यानी कोई भी बात है और ये बात आज होने वाली है, कंफर्म है। जो चीज कंफर्म है उसका मान हमेशा 1 होता है,
उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यानी मैं ये कहूं कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। आगे अगर मैं क्वेश्चन ये करता हूं कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव का मतलब आपको पता है कि ये चीज कभी भी घटित नहीं हो सकती। यानी असंभव का मतलब को ये चीज कभी भी घटित नहीं हो सकती। जो चीज कभी घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 यानी 0। बस यही चीज देखने वाली है कि संभव घटना का मान, यानी संभव किसी घटना होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है और असंभव का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारा ये निकल के आता है कि जो प्रायिकता होती है उसका अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का जो अधिकतम मान है, आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो ध्यान रखना प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहीं से 2-3 क्वेश्चन और बन रहे हैं। क्वेश्चन है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान 1 हो गया। आपसे पूछ ले कि प्रायिकता का न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान होता है 0। अब आपसे पूछ ले प्रायिकता का कुल मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कुल मान जो होता है किसी भी चीज का वो अधिकतम मान प्लस न्यूनतम मान का जोड़ होता है। और अधिकतम मान 1 है, न्यूनतम मान 0 है। तो आपसे अगर कभी कोई पूछे कि प्रायिकता का कुल मान कितना होता है, तो प्रायिकता का हमेशा और हमेशा जो कुल मान है वो 1 रहता है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है प्रायिकता का प्रास पूछ सकता है, प्रायिकता का परिसर पूछ सकता है, या आपसे कह सकता है प्रायिकता की रेंज बताइए। 3 शब्द हैं, प्रायिकता का प्रास, प्रायिकता का परिसर और प्रायिकता की रेंज। तीनों में से कोई भी शब्द दे तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा है प्रायिकता को P से लिखा जाता है। और कोई भी घटना अगर घटित हो रही है या नहीं हो रही है, ध्यान रखना घटना के घटित होने के लिए E लिखा जाता है। घटना के घटित होने के लिए क्या लिखा जाता है, E लिखा जाता है। जबकि कोई घटना अगर घटित नहीं होती है तो उसके लिए या तो E बार लिखते हैं या फिर E की डैश लिखते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई घटना घटित हो रही है तो E से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई घटना अगर घटित नहीं हो रही है तो E पे या तो डैश लगा देंगे या फिर E पे बार लगा देंगे। ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है प्रायिकता का प्रास, परिसर और रेंज क्या है, तो यहाँ पे PE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PE लिखेंगे। यानी PE, E की प्रायिकता, E की जो प्रायिकता है वो देखिए 0 के बराबर हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसके लिए ये चिन्ह आएगा 0 लेस देन इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल। यानी उसके बाद 1, यानी PE का जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है या फिर PE का मान 0 से बड़ा होगा। लेकिन PE का मान 1 के बराबर हो सकता है लेकिन 1 से या क्या होगा, छोटा। कहने का मतलब है प्रायिकता की जो प्रास, परिसर और रेंज है वो 0 से लेके 1 तक होती है। 0 से लेकर 1 तक स्थित होती है, जहां पे 0 और 1 दोनों ही चीजें संभव है। यानी दोनों ही चीजें साथ स्थित रहती है। क्लियर है। आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये प्रायिकता की नॉर्मल जो है वो थ्योरी है, यानी ये जो भाषा है इसको कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो प्रायिकता आपकी 10th में रहेगी, इसके बाद 11th में रहेगा, 12th में चैप्टर रहेगा और आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ भी प्रायिकता बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है। अब प्रायिकता में कुछ चीज़ें आती है, जैसे एक सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सिक्का आपने देखा है जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन यानी जो सिक्के अपन काम में लेते हैं, जो हमारी करेंसी है इंडिया की, हम उसी सिक्के की बात कर रहे हैं। उस सिक्के से संबंधित कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अब मैंने प्रायिकता का एक फॉर्मूला पीछे आपको करवाया था कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो हमें सवाल में जो क्वेश्चंस में चीज पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें अनुकूल परिणाम लेने होते हैं, जबकि कुल परिणाम उस स्थिति में हमेशा एक समान बने रहते हैं। जैसे कि बात करता हूं सिक्के की। अब कई बार क्वेश्चंस आता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है। अब ध्यान रखना, एक सिक्के को उछाला जाता है।
हमेशा ध्यान रखना, ये जो कुल परिणाम होते हैं इन परिणामों को हमेशा मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक में, यानी मध्यम ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब एक सिक्के को अगर उछाल रहा है तो उसमें क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी एक सिक्के को अगर उछालते हैं, आप टॉस वगैरह में देखते हैं कि सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर उस पर टेल आता है, यानी हेड या टेल। एच का मतलब हेड होता है जबकि टी का मतलब टेल रहता है। ठीक है, एच का मतलब हेड होता है जबकि टी का मतलब टेल रहता है। टेल की स्पेलिंग ये होती है TAIL, ठीक है ना। अब हेड का मतलब होता है चित्त, हेड का मतलब हिंदी में क्या होता है? चित्त होता है, जबकि टेल का मतलब पट होता है। ये शब्द याद रखना, आपकी बुक्स में हिंदी वाले शब्द काम के हैं। यानी चित्त का मतलब हेड होता है यानी एच होता है, पट का मतलब टेल यानी टी होता है। ये तो एक सिक्के की बात थी। अब एक सिक्के में जो कुल परिणाम है, एक सिक्के में कुल जो परिणाम है वो आपके कितने हैं? 2। एक सिक्के में जो कुल परिणाम है वो आपके कितने हैं? 2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक सिक्के को, या तो आपसे सीधा कहते हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, लेकिन ऐसा ना कह के आपसे कहता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। आपसे कह रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। इसका मतलब ये समझना है कि आपके हाथ में 2 सिक्के हैं। आपके हाथ में कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं और आपको दोनों को एक साथ उछालना है। जैसे ही आप दोनों को एक साथ उछालते हैं, मान लीजिए आपने सिक्के को उछाला और दोनों सिक्कों पे क्या आ जाता है? हेड हेड। दोनों ही सिक्कों पर क्या आ जाता है? हेड हेड आ जाता है। ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। दोनों पे हेड हेड आ सकता है तो दोनों पे टेल टेल भी आ सकता है। आपने 2 सिक्के एक साथ उछाले, मान लीजिए दोनों पे हेड आ गया, या फिर इस प्रकार मान लीजिए कि दोनों पर टेल आ गया। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए जबकि दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। इसके अलावा ये चीज भी संभव हो सकती है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है ना, दोनों पे हेड दोनों पे टेल। प्रथम सिक्के पे हेड आ जाए जबकि दूसरे पे टेल, या प्रथम पे टेल दूसरे पे हेड। यानी अगर आपसे यहाँ कुल परिणामों की चर्चा होती है तो 2 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो कुल परिणाम आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? कुल परिणाम आपके 4 रहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आपसे कह दे एक सिक्के को यदि 3 बार उछाला जाता है, अगर आपसे ये कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालता है, इसका मतलब वो 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है। कितने सिक्कों को उछाल रहा है? 3 सिक्कों। तो इस केस में ध्यान रखना स्थितियां कैसे बनेगी। मान लीजिए तीनों सिक्कों पे ही हेड आ जाए। तीनों पे क्या आ गया? हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है, और तीनों पे क्या आ जाए? टेल। ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? मान लीजिए पहले और दूसरे सिक्के पे हेड ही है, लेकिन तीसरे पर क्या आ गया? टेल आ गया। पहले और दूसरे पे क्या था? हेड है, लेकिन तीसरे पे क्या आ गया? टेल। ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए कि ये जो टेल लास्ट में था ये बीच में आ जाए। टेल कहाँ जाए? बीच में आ जाए। और ऐसा ना हो कि टेल आ जाए पहले, THH। हो गया ना? देखिए तीनों पे हेड था, लास्ट वाले पे टेल आ गया, टेल बीच में आ गया और टेल पहले आ गया। ऐसा ना हो कि मान लीजिए तीनों पे टेल है, तीनों पे टेल के बाद प्रथम और दूसरे पे टेल आ जाए जबकि तीसरे पे हेड आ जाए। ये हेड तीसरे से कहाँ आ गया? दूसरे पे आ गया, और दूसरे से कहाँ आ गया? पहले पर। अब आप लोग एक काम करेंगे, आपके लिए यहाँ से मैं कुछ काम दे देता हूँ। ये काम आपके लिए है कि आपको 3 सिक्के लेने चाहिए, 1 का सिक्का हो, 2 का या 5 का। आपको 3 सिक्के एक साथ लेने हैं और तीनों सिक्कों को बार बार उछाल के देखना है। तीनों सिक्कों को उछाल के देखना है क्या यही 8 परिणाम बनते हैं या इनके अलावा कुछ नया परिणाम भी बनता है। अगर यही 8 परिणाम बनते हैं तो कोई बात नहीं है, आप सही हैं और हम भी सही हैं। अगर इन 8 के अलावा कोई अन्य परिणाम बनता हो तो आप मेरे को जरूर बताएंगे। क्लियर है? ये तो कुछ चीजें थी सिक्कों से संबंधित। क्लियर है? अब आगे चलता हूं। फिर एक शब्द आता है आपका पासे से संबंधित। पासा शब्द सुना होगा आपने। पासा यानी जो आप लूडो खेलते हो। क्या खेलते हो? लूडो, जिसमें एक गिट्टी टाइप का होता है जिसपे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। एक तरफ 1 होता है, दूसरी तरफ 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है।
होता है ना, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। अब आपसे एक बात पूछ ले कि अगर एक पासे को उछाला जाता है तो इस पर कुल कितने परिणाम बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पासे को अगर उछाला जाता है तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 कुछ भी आ सकता है, यानी 1 से लेकर 6 तक। तो एक पासे को अगर उछाला जा रहा है, कितने पासे को, अगर एक पासे को उछाला जा रहा है तो कुल जो परिणाम है वो कितने होंगे, 6। ध्यान रखना, एक पासे को उछालने पर कुल जो परिणाम है वो कितने होंगे, 6। लेकिन यहाँ पासों की संख्या अगर 2 हो, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पासों की संख्या 2 हो तब देखो, मान लीजिए आपने पासे फेंके दोनों और दोनों पे क्या आ गया, 1 1। हो सकता है ना ऐसा, आपने दोनों पासों को एक साथ फेंका और दोनों पे 1 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए पहले पे 1 ही रह रहा है लेकिन दूसरे पे क्या आ गया, 2। पहले पे 1 चल रहा है लेकिन दूसरे पे संख्याएं कंटिन्यू चेंज हो रही है और इस प्रकार से चल रही है। यानी आपने दोनों पासों को एक साथ फेंका लेकिन पहले पासे पे कंटिन्यू 1 1 आ रहा है, जबकि दूसरे पासे पे संख्याएं लगातार चेंज हो रही है। हो सकता है ऐसा। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पे लगातार संख्याएं चेंज होती रहे। इसके बाद पहले पासे पर 3 आना स्टार्ट हो जाए, दूसरे पर फिर संख्याएं चेंज हो रही है। फिर मान लीजिए पहले पासे पर संख्या 4 आ गई और अगले पे फिर संख्याएं चेंज हो रही है, 4 4 4 5 और 4 6। फिर पहले पासे और 5 आ गया, अगले पे संख्याएं चेंज हो रही है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर पहले पासे पर 6 आ गया, अगले पासे पर फिर संख्याएं चेंज हो रही है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्या इसके अलावा कुछ और संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती। तो अब आपसे पूछ ले कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो जो कुल परिणाम है वो कितने होते हैं। तो याद रखना, 2 पासों को अगर फेंका जाता है एक साथ तो कुल परिणामों की जो संख्या होती है, किसकी संख्या, कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 36 होती है। ध्यान रखना, कुल परिणामों की संख्या 36 होती है। अब जो आपकी प्रश्नावली है उसमें कुछ क्वेश्चन इस पासे से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पासों पर आने वाले अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 13। आप देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे चलेंगे तो सबसे बड़ा जो अंक है वो 6 6 है। सबसे बड़ा अंक कितना है, 6 6, और 6 और 6 का जोड़ होता है 12। यानी 2 पासों को उछालने में ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों अंकों का योग 13 हो, कभी नहीं होता। तो ये एक असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो इसमें अब आप ध्यान रखना, आप पहले से लिख के रखेंगे कि दोनों अंकों का योग 9 होने की, दोनों अंकों का योग 11 होना, दोनों अंकों का योग 7 होना। कितनी कितनी घटनाएं हैं, 9 होने की घटनाएं क्या क्या है, देखो 1 6 7 यहाँ नहीं है। आप घर पे देखेंगे आराम से, एक घटना ये है 9 होने की, उसके बाद यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे 9 होने की कुल कितनी स्थितियां हैं, दोनों अंकों का योग 9 हो, ऐसी कुल 4 स्थितियां हैं। इस प्रकार से 11 की, 7 की, ये स्थितियां आप खुद से बनाओगे। क्लियर है। ये था पासा।